नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गुज़िश्ता 24 घंटे में यूँ तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक बहुत बड़ा जलसा किया चकवाल में, और होता यही है कि जब उनका जलसा होता है तो उनकी कही हुई बातों के ऊपर मीडिया डिस्कस करता है। लेकिन अगर गुज़िश्ता 24 घंटे पे नज़र दौड़ाएँ तो ऐसा लगता है कि लंदन के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अपने ही भाई जनाब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई, जिसमें उनके ख़ानदान के लोग शामिल हुए। इसाक डार साहब जो कि नवाज़ शरीफ साहब के समधी हैं, वो हुसैन नवाज़ और सलमान नवाज़ जो उसमें शामिल हुए। और उस मीटिंग में मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि लंदन में थी और ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो शामिल नहीं हुए। और जो इसके बारे में कोई ऑफिशियल तो नहीं कहा गया कि उस मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन उसके हवाले से जो बातें छपी हैं पाकिस्तान के मीडिया में वो यही हैं कि वहाँ पाकिस्तान के नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से बात हुई। पंजाब में एक बार फिर PMLN की हुकूमत लाना और हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाने के हवाले से बात हुई। और ये भी बात हुई और इस अज़म का मुज़ाहिरा किया गया कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही हो सकते हैं, यानी कि अगस्त 2023 में अगर असम्बलीज़ की मुद्दत ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर कहीं नवंबर 2023 में इंतखाबात हो सकते हैं। ये वो सूरत हाल थी जिस पे पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी अपने जलसे के अंदर बहुत ज़्यादा इस पे उन्होंने रद्दअमल का इजहार किया। और ये वही सूरत हाल है जिस पे अंग्रेज़ी के बड़े अखबार दी डॉन ने अपना इदारिया भी लिखा है, जिसका उन्वान है शरीफ साइलेंस, कि आखिर शरीफ ख़ानदान क्या करना चाह रहा है, कि क्या वजह है कि उनकी मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, बात हो रही है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर्स में शामिल नहीं हैं, और क्या वजह है कि अंदरूनी खाना रहा, और आखिर क्या सलूशन है। अगर हमजा शहबाज को चीफ़ मिनिस्टर बना भी देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो इस वक्त इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उसका अब इस ख़ानदान के पास, कि इस पार्टी के पास क्या हल है। और अगर ये सोचते हैं कि हम इसी तरह से निज़ाम को चलाते रहेंगे तो फिर इनके पास क्या सलूशंस होंगे। यही हमारा नुक्ता आगाज़ है डिस्कशन करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक से पहले एक्स मिनिस्टर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, अभी सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए फैसलाबाद से। और फैसलाबाद से ही PMLN के रहनुमा जनाब राना एहसान अफजल खान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके भी मेंबर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं PMLN के, मुझे फैसलाबाद से ही वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। अख्तर काज़मी साहब प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, BBC से वाबस्ता रह चुके हैं, मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, जानी पहचानी शख्सियत है, मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। राना एहसान अफजल खान साहब, आपने शायद देखा हो डॉन का इदारिया, जिसमें डॉन ने सवाल जिसका उन्वान है शरीफ साइलेंस, और उसका बेसिक सवाल उन्होंने रेज़ किया कि आपकी पार्टी और ख़ास करके ख़ानदान जो है वो हकीकतों से डिस्कनेक्टेड नज़र आता है। जब ये बात की जा रही है कि हम असम्बलियों के ख़त्म होने तक इलेक्शन चलाएंगे तो किस तरह से चलाएंगे और क्या सलूशन ऑफ़र कर सकेंगे सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो आइन के मुताबिक चलता है, और आइन के अंदर जो टेन्योर है पार्लियामेंट का वो डिफाइंड है, और उसके मुताबिक वो टेन्योर अगस्त 2023 तक जो है वो चलता है। और उसी आइन के मुताबिक हमारा प्लान है कि हम इस हुकूमत को अगस्त 2023 तक जो है वो चलाएं, और उसके अंदर जो भी आइनी फ़राइज़ जो वज़ीर आज़म के ऊपर उस आइन ने रखे हैं, जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ आर्मी चीफ अगर उस टाइम के फ्रेम के अंदर आता है तो वो आइन भी जो है वो वज़ीर आज़म जो है उसका फ़र्ज़ जो है वो पूरा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ अचंबा है वो ये है कि एक पार्टी PTI और उनके जो लीडर इमरान खान हैं, वो कहते हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो फौरी है। तो अगर इस बुनियाद के ऊपर जो है वो मुल्क के फैसले होना शुरू हो जाएं कि अगर एक पार्टी को लगे या महसूस हो, या एक लीडर को लगे या महसूस हो कि वो पॉपुलर हो गया है, और वो चाहे कि अभी इलेक्शन अभी हो जाएं तो फिर इलेक्शन अभी हो जाएं, तो इस तरीके से अगर मुल्क चलाना है तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जो मीटिंग हुई उसके अंदर पार्टी की जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर डिस्कशन हुई, पार्टी के मैटर्स के ऊपर डिस्कशन हुई, और आपस में एक जो है वो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बैठ के इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन की, और आगे जो मामला राना साहब दो सवाल उठते हैं। राना साहब दो सवाल उठते हैं। एक तो आपने कहा कि असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी, आइन का एक तरीक़ाकार है, आइन के तरीक़ाकार से तो फिर इमरान खान की हुकूमत को भी चलते रहना चाहिए था, जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है। वो नाकाम हो जाते, इलेक्शन होते, उनको आपने गिरा दिया ये कह के कि एक माशी बहरान खड़ा हुआ है। गिराने के बाद माशी बहरान पहले से 10 गुना ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया, तो फिर अब ये कैसे कह सकते हैं कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए, जबकि वही आर्गूमेंट अब आपके ऊपर भी अप्लाई होता है जो आर्गूमेंट आप दूसरे या तीसरे महीने में इमरान खान के हवाले से दे रहे थे।
देखिए जो हमने ये जो चेंज ऑफ ये गवर्नमेंट हुआ है वो आईनी तरीके से हुआ है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है और उसके मुताबिक हुआ है। अगर ये गैर आईनी होता तो कोर्ट्स जो है वो उसके अंदर जरूर अपना जो है वो असर अंदाज होते और कोई उस पर फैसला कर लेते और कोर्ट्स खुली है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनके पास जो है वो नंबर गेम बेहतर हो जाती है तो ये दोबारा नो कॉन्फिडेंस जो है वो मोशन ले आए। जहां तक ठीक मईशत है, की बात है, यानी कोई देखिए पार्टी अगर आपको इकोनॉमी, छोड़ देती है तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, उसमें उसमें कोई आईनी होना चाहिए ना, गैर आईनी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जहां जहां तक आपने इकोनॉमी की बात की, उस पर अभी भी खड़े हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क को एक माशी दल के अंदर फेंका और उससे हम निकाल रहे हैं। और फिर दूसरा जो चीजें हो गई, एक फ्लड्स आ गए और फिर दुनिया में रिसेशन है, दुनिया में महंगाई का लहर है, दुनिया के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है और उसके असरात पाकिस्तान में। लेकिन इन बदतरीन हालात में हम इस मईशत को हमने डिफॉल्ट से भी बचाया और इस मईशत को आगे जाते हुए हम महंगाई से भी जो है वो लड़ेंगे और यहाँ बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि पीटीआई के पास कोई ऐसा गुण है कि वो महंगे कोयले से सस्ती बिजली बना ले या वो जो है वो महंगी एनर्जी कॉस्ट से लोगों को रिलीफ दे दे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये आजकल के हालात ये डिक्टेट करते हैं कि दुनिया में हालात खराब हैं तो उनके असरात पाकिस्तान में भी आएंगे। तो उन मुश्किल हालात में हमने इकोनॉमी को आगे लेके चलना। फ़ारूक हबीब साहब, दो बुनियादें राना साहब की बातों में से दो बुनियादी बातें निकलती हैं उन्होंने जो कुछ कहा। एक तो ये है कि अगर आप गिरा सकते हैं उनकी हुकूमत को आइनी तरीके से, कोई पार्टनर उनका जैसे MQM है या बलोचिस्तान अवामी पार्टी अब अलग हो जाए तो सौ बिस्मिल्लाह, उन्होंने भी आइनी तरीके से आपकी हुकूमत को गिराया। दूसरा ये कि अगर आपको हुकूमत मिल भी जाए तो अब पाकिस्तान के माशी जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं उसका कोई हल आपके पास क्या है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हमें हुकूमत मिली थी डॉक्टर साहब, आपको याद होगा 20 अरब डॉलर का जो है वो करंट अकाउंट खसारा मौजूद था। जो हमारी बरामदात थी उसकी ग्रोथ नेगेटिव के अंदर थी, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही थी। इसी तरह आपके इल्म में होगा कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ भी नेगेटिव के अंदर मौजूद थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस आए, जिसमें से मैं चंद चैलेंजेस का इजहार ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो 100 साला तारीख में एक वायरस आपका आया कोरोना का, वो हमें फेस करना पड़ा। पूरी दुनिया उससे मुतासर हुई, लेकिन हमने 2.5-3 अरब डॉलर की मुफ्त वैक्सीन भी लोगों को लगाई, पाकिस्तान की सनतें भी चलाई। उसी कोविड के दौरान हमने 6.5% ग्रोथ हासिल की और मुसलसल 2 साल 6% के करीब हमारी ग्रोथ रही, जिससे हमारे मुल्क के अंदर हमारी नई सनतें भी लग रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी लग रही थी। 3 साल में 55 लाख नई नौकरियों के मौके पैदा हुए थे। उसी दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें पूरी पंजाब KPK की तमाम दोनों सूबों की आबादियाँ हेल्थ कार्ड से जो है वो कवर्ड हुई। उसी प्रोग्राम के तहत उसी हुकूमत में एहसास प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें लोगों को कैश स्टिमुलस भी दिए गए, स्कॉलरशिप्स भी दिए गए, वो तमाम चीज़ें मौजूद थी। लेकिन मुझे आप ये बताएं, इस सारे अरसे के दौरान जब हम एक मुल्क को आगे लेके जा रहे थे, मुश्किल वक्त गुजार लिया था, लेकिन जो इन्होंने रजीम चेंज की साजिश की उसके तहत इमरान खान की हुकूमत को बदल दिया गया। अब मुझे आप बताएं कि ज़िम्मेदार हम इनको ठहराएं, किसको ठहराएं कि पिछले 5 महीने में बिजली के अंदर 40% इजाफा हो चुका है। आज बिजली का बिल लोग नहीं दे सकते। आज फैसलाबाद की पावर लूम दोबारा कबाड़ के भाव बिक रही है, ताले पड़ गए हैं, 70% स्पिनिंग मिलें बंद हो गई हैं, आए रोज़ एहतजाज हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। पहली बार लीडरलेस बिजली के बिलों के ऊपर लोगों ने एहतजाज किया है। जब लोग लीडरलेस सड़कों के ऊपर बाहर निकल आए तो वो एक बड़ी अलार्मिंग खतरे की घंटी बज जाती है कि फिर ये एहतजाज किसी के काबू में नहीं रहते कि किस तरफ ये जाने हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि आज किसान बदहाल है, आज आपका IMF प्रोग्राम के बावजूद आपका रुपया संभल नहीं पा रहा। रोज़ाना की बुनियाद पर रुपये की कदर नीचे आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसके बायस मुल्क के अंदर माशी अदम इस्तेहकाम भी है। आपके वज़ीर आज़म ख़ुद ये बात कह चुके हैं कि जनाब हमें कोई मुल्क भी, हम फ़ोन करते हैं वो समझते हैं ये पैसे मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, हमें कोई मुल्क मदद करने को तैयार नहीं है। मफ्ता इस्माइल के ऊपर इनकी अपनी काबीना का एतमाद नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ते हैं। तो बजाय इसको आप अपनी ज़िद ना बनाएं, मुल्क को सामने रखें, ज़ाती मुफाद को पीछे करें।
मुल्क के मफाद को सामने रखें। फरूख हबीब साहब, उन्होंने सोल्यूशन आपको दे दिया है। वो कह रहे हैं कि आप उनकी गवर्नमेंट गिरा दें, होते हैं कि आप कन्विंस कर लें, आप सिर्फ जलसे कर रहे हैं, आप कन्विंस कर लें, किसी इत्तेहादी को तोड़ लें, MQM को, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अलग कर लें, गवर्नमेंट गिर जाएगी। एक वोट की तो हुकूमत है। फिर देखें, मैं डॉक्टर साहब जो आपको अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ पर हुकूमतें गिराने या बनाने का मामला नहीं है, अब बात इससे ऊपर जा चुकी है। मामला ये है कि इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आप कोई भी सर्वे उठा के देख लें, पिछले दिनों काफ़ी सर्वे आए, 70% अवाम जो है वो मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात चाह रहे हैं। इसका मतलब है लोग मुतमिन नहीं है। या मुझे आप ये बता दें कि पिछले 5 माह में कोई एक काम ऐसा हो जो उसको अवाम को रिलीफ मिला हो। अब इस वक्त मुल्क सैलाब में, आप जाते हैं लंदन ट्रांजिट में रुक जाते हैं, नवाज शरीफ से मुलाकातें शुरू कर देते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गए हुए हैं, सैलाब ज़दगान का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने 3 टेलीथॉन्स की, उन टेलीथॉन्स को ब्लैकआउट करने की मीडिया पे कोशिश की। 14 अरब रुपया पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो प्लेज करवा दिया। हम तो अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं? इंतखाबात इस वजह से ज़रूरी हैं कि आप कोई भी इंडिपेंडेंट तजियाकार माशी सियासी उठा के देख लें, अब सबका एक एका हो गया, एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि मुल्क में फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है, जिसके बायस मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, वरना इस्तेहकाम नहीं आएगा। आपने पापड़ वाले, फलूदे वाले को, मकसूद चपड़ासी को, नैब के केसेस में आपने NRO दे दिया है, आपने अपने रेफरेंसेस बंद करवाने शुरू कर दिए हैं, जिस मकसद के लिए आप इक़्तिदार में आए थे। अब मुल्क का नुकसान तो ना करें आप। अब आप, इनकी हुकूमत का एक एक रोज़ मुल्क का नुकसान हो रहा है। 70 रुकनी काबीना हो गई। मुझे बताएं, 70 रुकनी काबीना का कोई जवाब है कि आप मावन खसूसी भी लगाए जा रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी लगाए जा रहे हैं, वफाकी वजीर भी लगाए जा रहे हैं, जो मुल्क का बाल बाल कर्जों के नीचे दबा हो, जिस मुल्क के पास अपने जारी अखराजात पूरे करने के पैसे ना हो, उस मुल्क के अंदर आप 70 रुकनी काबीना बना दें, तो उसका कोई जवाब नहीं है। फिर आप कहें जी हम 13 जमातों का इत्तेहाद है। अच्छा, इसी वजह से तो आपको कह रहे हैं कि इलेक्शन में आए, मैदान में आए, अवाम को फैसला करने दें। यहाँ पर एक हुकूमत बने, अभी हुकूमत नहीं है, अभी तो एक लूट सेल का मेला लगा हुआ है। ठीक है, बंदर बांट है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। आपने कहा कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो सारे इस पे मुतफिक हो चुके हैं। अतर काज़मी साहब हमारे साथ हैं। अतर काज़मी साहब, अगर आप PDM की जमातों का आर्गूमेंट देखें तो उनका एक सवाल यह है कि ये क्या फ़र्क डाल लेंगे गुज़िश्ता 34 बरस में। अगर आप 1988 से शुरू कर दें, जब जनरल ज़ियाउल हक का तैयारे की क्रैश हुआ और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म बन गई, तो वहाँ से अब तक तकरीबन 34 बरस गुजर चुके हैं। 22 बरस इस सदी के, 12 बरस पिछली सदी के। कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसके बाद पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस का कोई हल निकल सका है कि अब हम तवक्को करें कि ऐसा इलेक्शन होगा जहाँ पर इकनॉमिक क्राइसिस का हल निकल सके? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया। ऑब्वियसली पाकिस्तान के इलेक्शंस में और इलेक्शन के बाद जो नताइज आते हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान होते हैं, बातें भी होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो हालिया हमारी रीसेंट हिस्ट्री है ना, ये गुज़िश्ता 6 महीने, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये हमने कभी नहीं देखा। इस सारे अरसे के दौरान ये PDM वाले, हुकूमत वाले आइन 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 का इतना जिक्र करते हैं, लेकिन आप मुझे खुद बताएं डॉक्टर साहब, आज तक पाकिस्तान की कोई ऐसी असेंबली या हुकूमत गुजरी है जिसका ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर जो हो वो राजा रियाज हो, लेकिन वो आइन के मुताबिक है। ये कहते हैं जनाब आइन के आइन मुताबिक है। जिस तरह आइन के मुताबिक राजा रियाज साहब ऑफिशियल इस वक्त आपके ऑपोजिशन लीडर हैं, उसी तरह आइन के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम है। जितनी लेजिटिमेसी राजा रियाज की है उतनी लेजिटिमेसी शहबाज शरीफ साहब की भी है, और ये इसका उनको खुद भी इदराक है। और यही वजह है कि वो जिस तरीके से पूरी दुनिया के दौरों पे निकले हुए हैं, और जिस तरह की हमने उनकी तस्वीर देखी बोरिस जॉनसन के साथ, दीगर शख्सियात के साथ, इतनी खुशी में वो तस्वीरें खींच रहे हैं, उनको भी यकीन नहीं है कि ये मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। और दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब कि कौन सी हमने ऐसी हुकूमत देखी जिसके अंदर काबीना या वज़ीर आज़म साहब उठ के जाते हैं, एक शख्स जो है वो बेशक आपके साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन इसी आइन और इसी कानून के मुताबिक वो अभी अदालती मफरूर हैं, एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उनसे मुशावरत हो रही है। तो इस वक्त हमारे साथ जो हो रहा है इसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे। ये तो आने वाली जब नस्लें ये देखेंगी कि हुआ क्या इस 6 महीने में हमारे साथ, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये आखिर ये सानिया हुआ क्या था। तो इस वजह से ये जो हॉरर फिल्म इस वक्त चल रही है, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि खुदारा इलेक्शंस करवाए जाएं,
चाहे उसमें पीडीएम जीतती है तो पीडीएम आ जाए, अगर कोई और जमात जीतती है तो वो आ जाए। लेकिन तो इस वक्त तो वाहिद हल यही है कि ये जो हॉरर आपने खुद माना कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के इंतखाबात की तारीख जो है वो कोई बहुत ज़्यादा ताबनाक नहीं है। अगर उसी किस्म के लूले लंगड़े इलेक्शन हों जिसमें निज़ाम की ताकतें अपनी मर्ज़ी का एक बैलेंस ऑफ पावर असेंबली में क्रिएट कर लें, जैसा कि 2018 में उन्होंने क्रिएट किया कि कोई भी हुकूमत ना कर सके, कोई भी गवर्न ना कर सके, तो फिर क्या सोल्यूशन निकलेंगे? डॉक्टर साहब, इस दफा सिचुएशन मुख्तलिफ है। अब जो है वो उस हद तक इंतखाबात के ऊपर आप असरअंदाज नहीं हो सकते। प्री पोल रिगिंग होती है और पोस्ट पोल रिगिंग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमने पंजाब के इंतखाबात में देखा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद सारी जमातों ने माना कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर थे। इवन के खान साहब की रिजर्वेशंस थी, लेकिन उनकी जमात ने भी नताइज को माना। तो मेरे ख्याल में वाहिद हल इस वक्त यही है कि इंतखाबात ही करवाए जाएं और उसका जो भी नतीजा हो फिर वो सारी जमातों को मानना चाहिए। लेकिन एक चीज है, चाहे खान साहब हो या पीडीएम वाले हों, जो भी अपने आप को जेन्युइन डेमोक्रेट कहता है ना, फिर आप उन ताकतों की तरफ मत देखें, उनसे लेजिटिमेसी मत लें। अवाम से लेजिटिमेसी लेंगे तो सिस्टम को लेजिटिमेसी मिलेगी। फारूक हबीब, 9 अक्टूबर को इलेक्शन होने देंगे आप या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी, इलेक्शन ही नहीं होंगे जो बाय इलेक्शन होने थे? देखिए, बाई इलेक्शंस के हवाले से तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम किसी इलेक्शन से जो है वो भागना नहीं चाहते। इंतखाबात भी जो है वो इन्होंने ही मुलतवी करवाए। सैलाब फैसलाबाद में या बाकी जगहों पे कुछ सैलाब की सूरत हाल नहीं थी, इंतखाबात मुअत्तल हो गए, अब नई तारीख आ गई। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हमने 130 इस्तीफ़े दिए। उन 130 इस्तीफ़ों को कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर थे, वो उस वक्त इंचार्ज स्पीकर थे, वो मंजूर करके गए। उन्होंने वो इस्तीफ़े जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाए अपने टेन्योर के दौरान। लेकिन जो मौजूदा स्पीकर हैं उन्होंने गैर आइनी तौर के ऊपर उन इस्तीफ़ों को रोककर उनको इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो नहीं जाने दिया। उसके बाद पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि सबको उन्होंने कॉल्स की बुलाए कि आएँ जी अपने इस्तीफ़ों के हवाले से। हमारे में से कोई मेंबर वहाँ से नहीं गया। सब ने ये मौका इख्तियार किया कि हम अपने इस्तीफ़े दे चुके हैं, ये इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। अब 130 के 30 इस्तीफ़े हमने इस वजह से दिए थे कि ये असम्बलियाँ जो इन असम्बलियों में लोटे बैठा दिए गए हैं, उन लोटों के जो हैं ना कोई करदार है ना कोई रोल है, इन असम्बलियों की वक़्त ख़त्म हो गई है। लिहाजा आप जो हैं इन असम्बलियों से बाहर निकलें और नए इंतखाबात करवाएं, ये हमारी रीज़न थी। लेकिन इन्होंने मिली भगत के साथ वो 130 इस्तीफ़े मंजूर नहीं होने दिए, क्योंकि इनको मालूम था कि इतने हलकों में ना ज़मीनी इंतखाबात हो सकते हैं, उसकी वजह से इनको जाना पड़ेगा इन आम इंतखाबात की तरफ। तो इन्होंने पिक एंड चूज़ करके 9 हलके मुंतखब कर लिए अपनी मर्ज़ी से, कराची में, फैसलाबाद, ननकाना में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कि यहाँ आप इंतखाबात करवाएँ। तो हम जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हम अपने उस असूली मौक़िफ़ के लिए गए हैं कि यहाँ ये 130 इस्तीफ़े मंजूर हों, अदरवाइज़ ये पिक एंड चूज़ ना करें। अदरवाइज़ हम तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और यही वजह है कि हम बार बार इनको कहते हैं कि आप आम इंतखाबात करवाएं। आपके मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन होने चाहिए। अवाम जो है वो आम इंतखाबात चाहती है। मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का एक वाहिद रास्ता ये है। आपने सब कुछ करके देख लिया। देखें 13 जमातें हैं, 13 जमातों के सारे दिमाग साथ मिले हुए हैं, लेकिन पिछले 5 महीने में मुल्क ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया है। आज इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान दुनिया का 3रा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है। इसके अलावा आप जितनी भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स उठा के देख लें, आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, IMF की रिपोर्ट उठा के देख लें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो GDP है हमारी, जो इस साल की मुमकिन GDP होगी, वो नीचे आ रही है। यहाँ पर हर सेक्टर, कोई भी शोबा आप देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ थी हम 10.5% के ऊपर छोड़ के गए। लेकिन अब वो आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहां छोड़ के गए थे जब आपकी हुकूमत गिरी? आपके 9 अप्रैल को तो करंट अकाउंट फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 16 अरब से 7 अरब डॉलर के ऊपर आ गए हैं। 7 से 8 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा, कैसे मुल्क को ये चला? मैं एक ब्रेक ले लूं, मेरा से नहीं चल पाएगा, ब्रेक के बाद ले लूं, बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट जब आपकी हुकूमत गिरी 9 अप्रैल 2022 को, उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था, ये राना साहब से पूछ लेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ राना एहसान साहब की तरफ, जो फैसलाबाद से जो PML के रहनुमा हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं, और फैसलाबाद से एक वीडियो लिंक के जरिए में ज्वाइन करें। राना साहब, गुज़िश्ता 48 घंटे में आपके कानों तक की बात पहुँची होगी कि जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, वो ये है कि कैसे एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जो हैं
वो लंदन में इकट्ठे होते हैं, एक आपस में मीटिंग कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ साहब अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब के साथ, दोनों अपने बेटों के साथ, और साथ नवाज़ शरीफ साहब के समधी इसहाक डार उसमें शामिल होते हैं। जबकि उसी वक्त लंदन में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद हैं और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वहाँ मौजूद हैं। ये वही सूरत हाल है जिसके बारे में डॉन ने अपने इदारिये में द शरीफ साइलेंस के आखिरी 2 पैराग्राफ्स में लिखा है। इट इज़ क्लियर that the Sharifs want to hold their cards very close to the chest. Such is the distrust prevalent in the party, split into camps as it is, that even the Prime Minister's cabinet is being kept in the dark. This is hardly assuring. इस पे क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए, सबसे पहले तो अगर प्राइम मिनिस्टर किसी से कोई मशवरा करना चाहें और ये भी नहीं पता कि किस चीज़ के ऊपर मशवरा हो, तो उसके ऊपर ये जो आर्टिकल आया है, मैं समझता हूँ कि ये फैक्चुअल नहीं है। आपस में अगर उन्होंने बैठ के कोई डिस्कशन की है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी के विद इन डिस्कशन नहीं होती और फैसले जो हैं वो सिर्फ इसी सर्कल में हो रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक ही खानदान के 5 यानी बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, उनके दोनों के बेटे और बड़े भाई का समधी जो हैं वो एक मीटिंग में शामिल होते हैं, वहाँ 3 इश्यूज़ के बारे में पता चलता है, बात होती है। पंजाब हुकूमत का क्या होगा, पाकिस्तान का नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, और ये कि इलेक्शंस कब होंगे। मतलब ये तो नेशनल इश्यूज है ना, ये फैमिली के इश्यूज तो नहीं है। नहीं, ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी। ये उनकी इंटरनल मीटिंग हो सकती है कि फैमिली की मीटिंग हो, या वहाँ क्योंकि वो मौजूद ही उधर होते हैं सब लोग, तो वहाँ वो मीटिंग होगी। लेकिन ये कहना कि सारे पाकिस्तान के फैसले उधर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुशावरत जो है वो वजीर आजम किसी से भी अपने कॉन्फिडेंट से कर सकते हैं मुशावरत, या किसी से मशवरा लेना हो। लेकिन ये फैसले जो ओवरऑल हैं, ये पार्टी की हमारी पार्लिमानी कमेटी भी है, वैसे ही सीनियर जो रहनुमा है। तो फिर आप इसको डिनाई करते हैं? तमाम टेलीविजन चैनल्स ने जो टिकर्स लगाए, अखबारों ने खबरें बनाई, दर्जनों उस पर वीलॉग हो गए कि ये फैसला हुआ है कि अगस्त, आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि इलेक्शन जो है वो अगस्त की असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी, फिर ये इलेक्शंस होंगे। ये उसके बाद तो यही खबर आई है ना वहाँ से कि और ये कि हम, तो फिर ये फैमिली का डिसीजन है, ये क्या है? नहीं, ये पार्टी का डिसीजन है और पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं वो शहबाज साहब हैं, और वो यहाँ ये मुशावरत यहाँ भी चल रही थी, वहाँ भी हुई, और उसके बाद पार्टी के प्रेसिडेंट ने समझा कि अगर इस तरह का मैसेजिंग उनकी तरफ से आई है तो उन्होंने वो मैसेजिंग, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। देखें, हर लेवल होता है मुशावरत का, और वो अगर और कोई भी बंदा किसी से भी मशवरा कर सकता है, और जो हमारे जो मियां नवाज शरीफ हैं वो कायद हैं, और इस पार्टी के हमारे लिए फॉर लाइफ कायद हैं, और इसहाक डार साहब जो हैं वो हमारी सदर हैं इंटरनेशनल PMLN की तंजीम के। तो जो पार्टी से रिलेटेड जो मशवरे हैं, लेकिन राणा साहब, एक जमहूरियत के अंदर ये बात आप लोगों को अजीब नहीं लगती कि इतनी बड़ी पार्टी है पंजाब की, ये सेंट्रल पंजाब की, तो एक खानदान के 5 लोग जो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से, मैं वही कह रहा हूं, वो बैठ के फैसले कह रहा हूं कि ये अगर उन्होंने, सदर ने समझा होगा कि मैं यहाँ भी मशवरा कर लूं, तो उन्होंने कर लिया उधर भी मशवरा। लेकिन ये कहना कि मुशावरत का जो निज़ाम है वो और हमारी पार्लिमानी कमेटी में नहीं मौजूद, वहाँ भी मौजूद है, फैसले वहाँ से भी होते हैं। ये किस लेवल की मुशावरत थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये उनका हक है कि वो किसी से भी मुशावरत करना चाहे और कर लें। और ये तो हमारे पार्टी के कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और इसी तरह जिस तरह इसहाक डार साहब हैं वो इंटरनेशनल जो तंजीम है उसके सदर हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने पार्टी के फ्यूचर के ऊपर कोई डिस्कशन कर ली तो वो बड़ा अच्छा। अगर ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मशवरा है तो उसके लिए तो हमारी कोalition पार्टनर्स भी हैं, वो भी एक उनसे भी मुशावरत होती है, उनके मशवरे के बगैर जो है कोई हुकूमत फैसला नहीं करती। तो मैं समझता हूं कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। पार्टी के जितने भी जो पार्टी के फैसले हैं उसका अलहदा लेवल ऑफ डिस्कशन है, जो गवर्नमेंट के फैसले हैं वहाँ कोalition पार्टनर्स हैं, उनकी मुशावरत के बगैर, वरना तो यहाँ इतराज आ जाता कि ये आपने इंटरनल PMLN ने जो है कोई फैसला कर लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अतर साहब, अतर काज़मी साहब, हम मसला ये है कि अगर ये खबर आती इस मीटिंग के बाद कि रायबंड की एस्टेट के किस तरह से हिस्से किए जाएंगे, किसको क्या मिलेगा, जायदाद का क्या करना है, प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, तो तब तो कोई सेंस होती। लेकिन लंदन की मीटिंग के बाद जो 3 चीज़ें सामने आई हैं टेलीविज़न के टिकर्स में और अखबारात में भी बनी हैं हेडलाइंस, वो ये हैं कि इलेक्शन जो हैं वो कहा गया है कि असम्बलियाँ अगस्त तक अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी। पंजाब में हमजा शहबाज को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने के ऊपर गौर ख़ौस हुआ। पाकिस्तान के नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से बातचीत हुई। इसमें से तो कोई भी इशू जो है वो फैमिली के इशूज़ में से रिलेटेड नहीं लग रहा। अतर साहब,
देखिए, वो जो उन्होंने ये कहा कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, उसमें उन्होंने लफ्ज आईनी भी इस्तेमाल किया कि आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो ये हर चीज आइन के मुताबिक कर रहे हैं। मसला ये है कि डॉक्टर साहब, ये इन्होंने पाकिस्तान को वही समझा हुआ है जो आपने पहले जिक्र किया कि अपनी कोई स्टेट है। जिस तरीके से आपने एक फैमिली का तो जिक्र कर दिया, ये फैमिली वहां पे इकट्ठी हुई है, ठीक है, 100 दफा इकट्ठी हुई, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप अगर हुकूमत की हालत भी देख लें तो एक शख्स ने अपने बेटे को वजीर खारजा लगवा दिया है, मौलाना साहब ने अपने बेटे को वजीर लगवा दिया है। वजीर आजम साहब की ख्वाहिश थी कि उनके साहिबजादे पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने कुछ दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर उनको बनवा भी दिया। तो ये सारे बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर काम सीख रहे हैं। रायविंड को तो इन्होंने, जिस तरह राणा साहब ने फरमाया कि आपस में उन्होंने बांट लिया है, लेकिन पाकिस्तान पे ये इस वक्त काम सीख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करना सीख रहे हैं, इनकी औलादें जो आगे कर रही हैं वो भी हमारे सामने। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। ये किसी तरीके से आप नहीं कह सकते कि ये जेन्युइन डेमोक्रेसी है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। पर ये किसी एक जमात के साथ नहीं है। यहाँ पे एक पर्ची आती है और अब कह दिया जाता है कि जनाब रजा रुबानी, फरतुल्ला बाबर, एतजाज एहसन सारे हाथ बांधें और इस बच्चे के पीछे खड़े हो जाएं, और कोई उसके ऊपर एतराज भी नहीं करता। जो एतराज करता है उसकी हालत या एतजाज एहसन साहब जैसी हो जाती है या चौधरी निसार साहब जैसी हो जाती है। तो इस मुल्क में यही होता है। ये जो एतराज मैं और आप कर रहे हैं ना, ये जिस दिन जमात के अंदर से ये एतराज होना शुरू हो जाएगा, जिस दिन ख्वाजा साद रफीक टीवी पे बैठ के ये नहीं कहेंगे कि मुझसे ये मत पूछें कि मैं मरियम को चैलेंज क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं बन सकता। अच्छा, इंटरेस्टिंग आपने सवाल उठाया। आप क्या ख्याल है, क्या वजह है कि इतनी बड़ी पार्टी है उसके अंदर से ख्वाजा साद रफीक साहब या एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये मरियम औरंगज़ेब साहबा, ये सवालात नहीं उठाते? इसकी क्या वजह है? जबकि आपने देखा कि बरतानिया के अंदर जो पार्टी है वहाँ पे कितनी आसानी से फिशर्स हो जाते हैं, पार्टीज़ अपना नया लीडर चुनती हैं। बोरिस जॉनसन को पार्टी ने निकाल के बाहर फेंका, उससे पहले पिछले प्राइम मिनिस्टर को निकाल के बाहर फेंका, 3 तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चेंज कर लिए हैं अब तक। तो क्या वजह है कि ये लिस्ट ट्रस्ट से पहले 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं? क्या वजह है कि इस पार्टी में नहीं हो पाता? ही देखिए, एक तो ये जिस तरह की पार्टियां हैं ना, पार्टियों के अंदर इंतखाबात होते हैं, ये पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं, होते हैं इंतखाबात, तो इनके होते हैं कुछ कंपनियां बनाई हुई। और दूसरा इमरान खान साहब भी 20 साल से जिस तरीके से इंतखाबात होते हैं, जी जी जी, तो खान साहब देखें, ओवरऑल ये सारा जो सिस्टम है हमारा पॉलिटिकल, यहाँ पे समझने की चीज ये है कि ये अवाम को ताकत का मंबा नहीं समझते, चाहे वो आपकी रियासत हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हो। जिस दिन ये सब लोग ये समझ जाएंगे कि अवाम ताकत का मंबा है, उस दिन ना वो जरदारी साहब से कुछ मांगेंगे, ना किसी और ताकतवर हल्के से, ना खान साहब से, ना मियां साहब से। बाकी पीटीआई का थोड़ा सा डिफरेंस है, खान साहब ने कौन सा अपने बेटों को कहीं वजीर आला वगैरह बना दिया। हाँ, आगे आके अगर उन्होंने कोई ऐसा किया तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अतर सदर मुझे आने दें फ़ारूक हबीब साहब की तरफ। फ़ारूक हबीब साहब, ये तो चले हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब के साहिबजादे बाहर हैं, उन्होंने को किसी कैबिनेट मीटिंग के अंदर नहीं बिठाया, ना अपनी मौजूदा एहलिया को बिठाया, ना उससे पहली वाली अपनी जो कभी जमामा को उन्होंने आके मीटिंग में बिठाया, ना उनकी जो सिस्टर हैं अलीमा, वो भी कोई मीटिंग्स में नहीं बैठती हैं। वो वाला मामला नहीं है जो पीपल्स पार्टी के अंदर हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी पार्टी भी कितनी ही मुख्तलिफ है। सारे फैसले खान साहब ही करते हैं, आपके यहाँ भी जो इलेक्शन हुआ भी बराए नाम किस्म के थे, आपकी भी जितनी लीडरशिप को आपने टिकट दिए वो भी खान साहब ही उसके फैसले करते हैं। तो पार्टी तो आपकी भी डेमोक्रेटिक ना हुई। देखिए, 2 चीज़ें हैं, ज़रा मुझे एक पहले पहलू के ऊपर बात कर लेने दें, फिर मैं इस पर भी आना चाहता हूँ। बेटा, मैं क्विकली बात करना चाहता हूँ। देखें, खुर्रम दस्तगीर जो हैं वो इन्हीं के मिनिस्टर हैं, इन्हीं के वज़ीर हैं, और मुझे आप ये बता दें कि उन्होंने एक बयान दिया कि वहाँ पर नए आर्मी चीफ की तैनाती से नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करने की। अब मुझे आप ये बताएं कि ऑप्टिक्स क्या हैं कि सलमान शहबाज खड़े हैं, वो 16 अरब रुपए का FIA का केस है, मफरूर हैं। नैब का 7.5 अरब रुपए TTO का केस है, मफरूर हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे। पिछले 5 माह से उनके वाले साहब की हुकूमत है लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन टर्की जाना हो, सऊदी अरब जाना हो, लंदन से फ़्लाइट लेते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह वहाँ पर हुसैन हसन नवाज नज़र आते हैं उस तस्वीर में, इसहाक डार मफरूर हैं। नवाज शरीफ मफरूर के साथ सज़ा याफ्ता हैं, उन्हें सज़ा हुई है करप्शन केस के अंदर, एवन फील्ड के अंदर, जिसकी कोई रसीद आज तक ये ला के दिखा नहीं सके। एक सज़ा याफ्ता मफरूर जिसको आपने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से मुल्क से फ़रार करवाया हो कि वो अपना इलाज करवा रहे हैं, और आज तक ये नहीं पता चला कि उनका इलाज क्या हो रहा है जिससे वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। 5 माह से अब इनकी अपनी हुकूमत है। अब इमरान खान तो नहीं है ना
इनको ये था ना इमरान खान हुकूमत में होंगे, आएंगे, इंतकामी कार्रवाई हो जाएगी। अब मियाँ साहब आ जाएं, आए ना, आके फेस करें अदालतों में, आए जेलों में जाके फेस करें। उनके साथ जाकर आप पाकिस्तान की नया आर्मी चीफ कौन होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक मनसब है, एक ओहदा है, बड़ा अहम इंपॉर्टेंट ओहदा है, उसकी आप मुशावरत कर रहे हैं, जिसके हवाले से खुरम दस्तगीर कह रहे हैं जी कि वो मुशावरत करने वहां पर गए हैं। लेकिन राणा साहब ने तो कहा कि ऐसा, राणा साहब ने तो कहा कि ये फैमिली की मीटिंग थी, इन्वोक होता है। ये खुरम दस्तगीर ने वाकई कहा है। इसी तरह ये खुरम दस्तगीर साहब ने वाकई कहा है। खुरम दस्तगीर का पूरा बयान, स्टेटमेंट जो है वो कोड हुई है मीडिया के ऊपर। अच्छा राणा साहब, ये राणा साहब आप तो कह रहे थे कि खानदान की है मीटिंग है, ये पार्टी की मीटिंग नहीं थी, इस तरह की चीजें नहीं थी। खानदान की मीटिंग, इस तरह थोड़ी मीटिंग होती है, खानदान की मीटिंग थी। मैंने आपको ये कहा था कि जो इसाकदार साहब हैं वो पार्टी के इंटरनेशनल जो डोमेन है उसको हेड करते हैं, और जो मियां नवाज हसन हुसैन और सलमान की क्या पोजीशन है पार्टी में? मुझे तो नहीं पता कि वो उस वक्त मौजूद थे। अगर कोई तस्वीर इशू हुई है सर, क्या कर रहे हैं आप? या नहीं हुई? नहीं, कोई ऐसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उस मीटिंग से नहीं आई। और जब ये फुटेज इशू हुई है, फुटेज इशू हुई होगी, लेकिन ये बात उस वक्त हुई हो या ना हुई हो, तो ये तो देखें, मैं तो आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ कायद हैं हमारी पार्टी के और फॉर एवर हैं, और अब उनका एक्सपीरियंस है इस मामला के ऊपर। आप समझते हैं कि अगर आप समझते हैं कि इस प्राइवेट फैमिली की मीटिंग में अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट डिस्कस हुई है तो ये गलत है, आप इसको ऑन नहीं करना चाहते, आपको पता नहीं? नहीं, आप कह रहे हैं ये मुनासिब नहीं होगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर वजीर आजम समझते हैं कि मैंने किसी से मुशावरत इस बारे में करनी है, और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने न्यूक्लियर धमाके किए इस मुल्क के अंदर और इसको न्यूक्लियर स्टेट बनाया, उनसे समझते हैं कि अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई मशवरा करना है तो ये कोई बुरी बात नहीं है इसमें, और वो कायद है हमारी जमात के, ही इज अ पॉलिटिकल फिगर। और जहां तक ये इसका क्या करेंगे कि वो अदालतों से एब्सकॉन्डर हैं, मफरूर हैं, वापस नहीं आए, 4 हफ्ते का क्या गए थे, वापस ही नहीं आए, 3 साल। हम तो समझते हैं कि वो इलीगल है केसेस, हम तो समझते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, और जो साकिब निसार साहब हैं उनकी जो असलियत है और उनके जो अमाल है वो पूरी कौम के सामने आया है। उनके तो जो डैम फंड है उन्होंने 9 अरब इकट्ठा किया और 14 अरब इश्तिहारों पे लगा दिया, उनके ऊपर तो खुद केस बनना चाहिए। तो वो तो इनके साथ मिली भगत के साथ उन्होंने जो भी मामला किए, और ये वक्त साबित करेगा कि वो इससे क्लियर होंगे नवाज शरीफ साहब जो है इन केसेस। तो अतर साहब, उनकी लॉजिक ये है, लॉजिक ये है राणा साहब की, कि चूंकि वो केसेस वो समझते हैं कि इलीगल नहीं बनने चाहिए थे, इसलिए नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ गए, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, उन्होंने कहा मैं बाहर ही बैठता हूं। देखें, पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे, अब तो उनकी अपनी हुकूमत है ना, जिस तरह आपने भी सवाल किया। और मलका की जो आखिरी रसूमात में उन्होंने शिरकत की, वहां पे शहबाज शरीफ साहब अपनी बहू को भी साथ ले गए। तो देखें, ये जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, जमहूरियत में इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, ये समझने की चीज़ है। राना शमीम साहब जिन्होंने साकिब निसार साहब के हवाले से एफिडेविट दिया था, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, अपना एफिडेविट वापस ले लिया। मरियम बीबी आज भी अदालत के बाहर खड़े होकर बता रही थी कि वो राना शमीम साहब ने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो मसला फिर इधर आप क्या बहस कर सकते हैं? बहस तो वो होगी ना जो अदालतों में होगी, वहां पे ये चीजें साबित होंगी। यहां पे ना मैं बैठ के मियां साहब को करप्ट साबित कर सकता हूं, ना आप उनको बेगुनाह साबित कर सकते हैं तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद। ये चीजें कौम के जो इदारे होते हैं, आइन के मुताबिक जो चलते हैं, वो ये फैसले करते हैं। तो क्यों नहीं आप अदालतों में आके मियां साहब को बेगुनाह साबित कर देते? आज तक इन्होंने एक रसीद नहीं दी जी एवन फील्ड के फ्लैट्स की। तो मसला ये है ना कि फिर कौम पूछती है, तो वो जब तक ये क्लियर नहीं होंगे अदालतों से, तो ये सवाल तो उठता रहेगा बार बार। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके डिस्काउंट अप करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं तो जाना चाह रहा था फवाद चौधरी साहब के एक बड़ी माना खेज किस्म के ट्वीट की तरफ, जिसमें उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया है किसी एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू की तरफ। लेकिन अभी मेरी नज़र में अब से 2 घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का ट्वीट मेरी नज़र में आया है, और मैं वो राना साहब की तरफ आऊँगा और राना साहब को पढ़ के सुनाता हूँ। राना साहब, ये इमरान खान साहब ने कोई तकरीबन 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्राइम मिनिस्टर डिस्कसिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन एनी अदर स्टेट मैटर विद कॉन्विक्ट नवाज शरीफ एंड मिनिस्टर्स डिक्लेयरिंग दे विल अपॉइंट Chief of the Army Staff after consulting Nawaz Sharif are all in contravention not only of the Official Secret Act Section 5-1 but also of their oaths of the office। इस पे क्या सर राना साहब आपका रद्द अमल क्या है? देखें बड़ा सिंपल, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है और वो अभी ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। उनको पता नहीं क्या जो है चढ़ी है कि किसी तरीके से मेरी मर्जी का जो है वो, लेकिन ये जो मामला है ये वजीर आजम के हाथ में ही रहेगा। और शायद इलेक्शन भी वो इसलिए चाहते हैं कि जल्दी हो जाए कि वो
अपना जो है वो अपॉइंट करना चाहते हैं, उनको लगता है अगली हुकूमत उनकी आएगी और वो अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान का आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह है इस मामले के ऊपर। देखें, कहने का मतलब, लेकिन वो पॉलिटिकली जो पूरा जो मामला चल रहा था, जो ऑपोजिशन को रगड़ा निकाला जा रहा था, वो एक कोलिशन के तहत निकाला जा रहा था, और उसके ऊपर जो है वो जरूर आवाज उठाई कि जिन लोगों को सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे थे वो इंटरफेयर कर रहे थे। अभी हमारे लिए तो ये मैटर नहीं करता कि ए लगे, बी लगे, सी लगे, एक आईनी मामला है। एक ऑप्शन मिलेगी वजीर आजम को सिलेक्शन की, उसके अंदर से जो वो उनको सूटेबल लगेगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें उसमें क्या फर्क था? अगर इमरान खान भी तो मेरिट पे, उनको भी तो एक लिस्ट आनी थी 4-5 लोग। बड़ा वाज़ेह फर्क था। फर्क क्या? बड़ा वाज़ेह फर्क था। फर्क ये था कि वहां मुदाखलत हो रही थी सियासत के अंदर, और उसकी जो एविडेंस है वो मैं आपको दे देता हूं कि अभी इनकी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, वो कहते थे कि इनके नैपी चेंज किए जाते थे। तो वो नैपी चेंज करने के अंदर ऑपोजिशन को रगड़ा भी उसी के अंदर शामिल किया जाता था। तो वो जो रगड़ा ऑपोजिशन को दे रहे थे वो इलीगल था। अब देखें ना, हमारा तो आज भी ये मौकफ है, कल भी ये मौकफ था कि इनको जो है वो सियासत में नहीं आना चाहिए। तो इमरान खान साहब उनको सियासत में, वो तो आज भी दावत दे रहे हैं। इमरान खान साहब तो आज भी कह रहे हैं कि मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं शरीफ आदमी हूं, मैं नेक आदमी हूं। हम तो कह रहे हैं हमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, हम इलेक्शन कराएंगे और वक्त पे कराएंगे। अच्छा। तो आज कौन सी पार्टी है जो डिमांड कर रही है? कुछ कंफ्यूजन सी है कि समझ नहीं आ रहा कि आपकी पार्टी में उस वक्त आप जो कह रहे थे और अब जो आप कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ कह रही, क्या फ़र्क है? फ़र्क हबीब साहब, आप दोनों की पोजीशन तो एक ही है। देखें, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, ये है पाकिस्तान का एक इदारा है। उस इदारे की मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हमारी दफ़ाई सूरत हाल है, पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि जो सालमियत है, उसके अंदर एक इंटेग्रल हैसियत है, उससे कोई इनकारी नहीं हो सकता। हम क्या बात इनसे ये कर रहे हैं, हम इनसे ये कह रहे हैं कि अब जो हालात बन चुके हैं, उन हालात के अंदर आप नए इंतखाबात होने दें। नए इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन ये तैनाती है, वो तैनाती भी हो जाएगी। लेकिन ये इंतखाबात को डिले करके क्या हासिल करना चाहते हैं, मुझे आप ये बताएं। क्या पाकिस्तान की आवाम जो है, क्या वो पहले अब इनके साथ खड़ी है? आवाम इनके साथ नहीं खड़ी। आवाम क्या, आप सिर्फ माइक लेके निकल जाएं, आप डॉक्टर साहब किसी को भी भेज दें, माइक लेके निकल जाएं, गलियों में चेक कर लें लोगों की हालत ज़ार क्या है। मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ, राना साहब का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, इनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी ताल्लुक है, इनके वालिद साहब का भी मरहूम जो थे वो उनका फाइनेंस के साथ जो है वो ताल्लुक था जब वो हुकूमत के अंदर भी थे, स्टेट मिनिस्टर भी रहे। यहाँ पर आज बिजनेस कम्युनिटी का क्या सेंटीमेंट है, वो सारा सेंटीमेंट इनके सामने है, वो हकाइक हम झुटला नहीं सकते। अब मुझे आप बताएं, जब राजा रियाज जैसे लोगों को बना दिया जाएगा, अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा और उनसे फैसले करवाएंगे, तो फिर क्या असम्बलियों की हैसियत रह जाएगी, उन फैसलों की हैसियत क्या रह जाएगी? बुनियादी तौर के ऊपर तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का बड़ा अहम किरदार होता है, मुशावरतें भी होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। जब आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन आपका हैंड पिक्ड हो, जिसने कल को आपसे ही टिकट मांगनी है, और वो क्या आपके सामने अपनी आज़ादाना तौर के ऊपर को बात कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी अहमियत इनके सामने नहीं है, अपनी ज़ात की अहमियत इनके सामने है। हम इनको ये कह रहे हैं कि ज़ात से बाहर निकल के फैसले करें, मुल्क के मुफाद को सामने रखें, और मुल्क का मुफाद यही है कि सियासी स्टेबिलिटी लाने के लिए मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए जाएं, इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। अच्छा, ज़रा मेरे साथ रहें। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने, जो पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, इस वक्त भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शायद पार्टी के, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। अतर साहब, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अतर काज़मी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। फवाद हुसैन साहब का ट्वीट ये कहता है कि वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन द सिविल रिलेशनशिप, पावर मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। I call upon political parties, important बात यह है, I call upon political parties and establishment, दोनों को कहा है, let's rewrite political framework, let's agree on rules of game, present system has failed Pakistan, we need to look up for fair rules। फवाद हुसैन साहब ऐसी बातें किया नहीं करते थे। बहरहाल अतर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है, उन्होंने दोनों ही से अपील की है नेशनल इंटरेस्ट में, पॉलिटिकल पार्टी से भी, इस्टेब्लिशमेंट से। उन्होंने कहा कि इस बैलेंस को रिस्टोर करना है और एक सिस्टम को और उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को रीराइट करना है। इस पे आपका क्या है इस्तदलाल?
देखें फौज साहब ने जो ना ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के बात की है। देखें यहाँ पे आप अपनी 70-75 साल तारीख उठा के देख लें, इनमें जो डिफरेंस है वो बुनियादी डिफरेंस ये है, खान साहब कह रहे हैं कि अवाम को फैसला करने दो, ये अभी तक कह रहे हैं कि नहीं जनाब जिस तरह हम आ गए अब इसी तरह चीजें चलेंगी। इमरान खान की कहते हैं कि लोगों के पास जाएं और आप लोगों के पास जाने से डरते हैं। जहां तक फवाद चौधरी साहब की जो ट्वीट है मैं उससे एग्री करता हूं। अब यहाँ जो पॉलिटिकल एरिना में जितने भी लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बैठने की जरूरत है और हमें ये डिसाइड करना चाहिए है कि जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनका क्या रोल है और क्या हदूद रहनी चाहिए और उनको भी इस डिबेट में शामिल होना चाहिए। लेकिन जहां उनकी ट्वीट से मैं एग्री करता हूं, मैं नहीं समझता कि इमरान खान उनकी ट्वीट से एग्री करेंगे। वो तो दावत दे रहे हैं उनको कि भाई मुझे सिलेक्ट करो, मुझे चूज करो, मैं अच्छा हूं, जो कि हमारी कहाँ कह रहे अलग है। हमारा वो तो कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ। नहीं, वो रोज कहता है कि इलेक्शन करवाओ। देखिए इलेक्शन इमरान खान की मर्जी से नहीं होगी, आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। अगर इमरान खान समझते हैं कि वो यही मतलब बना रहे कि आप इलेक्शन से डरते हैं। नहीं डरते। हमने जहां मुश्किल फैसले लिए हम उसके रिजल्ट्स भी लेके आएंगे। हमने जहां अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो उसको जलाया है, हमने इस मुल्क को दोबारा ट्रैक पे लेके आए, तो हम इंशाल्लाह ताला ये जो ये फरूख हबीब साहब कह रहे थे कि अब बिल्कुल अवाम मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है, तो हमने इससे निकाल के रिलीफ भी देना है अवाम को और इंशाल्लाह ताला वो भी हम देंगे। फरूख हबीब साहब इलेक्शन मुझे समझ आई है राणा साहब की बात की कि वो कहते हैं इलेक्शन से डरते तो नहीं है लेकिन हमें अवाम को रिलीफ देना है, बिकॉज हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस प्रोसेस में इमरान खान से जान छुड़ाने के प्रोसेस में हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया कर दिया है, सियासी असासा। अब हमें अवाम को रिलीफ देना है, फिर हम इलेक्शन करवाएं। देखें, ये डॉक्टर साहब इनसे खुदकुशी करवाई है आसिफ अली जरदारी ने। आसिफ अली जरदारी जो हैं वो नून लीग के ऊपर भारी पड़ गए हैं। उन्होंने जो बयानात ये दिया करते थे ना सड़कों पे घसीटने के, उसका बदला उन्होंने इस तरीके से लिया है। अब मसला ये है, ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल खर्च हो गया है। यहीं पे फ़र्क आ जाता है इनकी और हमारी सोच का। भाई आप पॉलिटिकल कैपिटल को ना देखें, आपने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान किया है ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है इस चीज़ का। यहाँ फैसला साजों को अंदाज़ा नहीं है। इसका मैं जवाब कल को पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसको जिम्मेदार जो है वो ठहराएगी। लोग ये पूछ रहे हैं ये जो कुछ हुआ है मुल्क के साथ, इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान तो जो है वो आपका जो एसपीआई था, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था, उसको 15 से 16% पे रोक के बैठा हुआ था। वो आपने सुना, आज वो 40% कि इमरान खान ही जिम्मेदार है सारी। आज आप आलू, प्याज, सब्जी, आप घी का रेट, आटे का चेक करें कि वो कहां पर है। वो इनकी नाहलियों की वजह से है। मैं बार बार वो चीज कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो शहबाज स्पीड थी वो शहबाज स्पीड नहीं, वो ओवर स्पीड साबित हुई है। और ओवर स्पीड में हमेशा हादसा होता है, और वो हादसा इन्होंने करवा दिया है कि मुल्क की इस टाइम आईएमएफ के बावजूद भी आपकी इकोनॉमी मजबूत होने की बजाय आपकी इकोनॉमी नीचे आती जा रही है। आपका रुपया जो है वो मजबूत ही नहीं हो रहा, डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है, रुपया की कदर नीचे आती जा रही है, जिससे पाकिस्तान की सनतें तबाह बर्बाद हो गई हैं। सही, लोग आज अपने कारोबार नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं लोग आज अपने फ्यूचर के ऑर्डर्स नहीं दे सकते, इनको समझ ही नहीं आ रही। वक्त हमारा खत्म हो गया। फरूख हबीब साहब का, राना एहसान साहब और इसी तरह से अतर काज़मी साहब का बहुत शुक्रिया। यूं तो फवाद चौधरी साहब ने बात बहुत पते की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन लगता है कि अभी तक सियासी माहौल ऐसा नहीं है कि फवाद चौधरी की मेच्योर बात को ये सिस्टम कैश कर सके। बात उन्होंने बहुत सही की है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।